हेलो स्टूडेंट। कल हमारा नंबर 1 जो प्रतिरक्षा था, जन्मजात जो प्रतिरक्षा था, सहज या स्वाभाविक, वो ख़त्म हो गया था। आज हमारा नंबर 2 पर आता है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, यह है नंबर 2 पे। देखो इसका मतलब क्या होता है कि यह प्रतिरक्षा जो होती है वो जन्मजात नहीं होती है। ये वाली प्रतिरक्षा क्या नहीं होती है, जन्मजात नहीं होती है। वो वाली कैसी थी, जन्मजात थी, लेकिन ये क्या नहीं है, जन्मजात नहीं है। और इसे प्राणी क्या करता है, अपने जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में विभिन्न अनुभव से ग्रहण करता है। इसे पूरे जीवन काल में अनुभव से क्या करता है, ग्रहण करता है। मतलब कि ये जन्मजात नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसे यानी कि अनुभव से ग्रहण करता है या अनुभव से अर्जित करता है, इसलिए इसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। उपार्जित जो प्रतिरक्षा होता है उसमें जब कोई भी रोग कारक हमारे शरीर में एंटर करता है, उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है, जब कोई भी रोग कारक हमारे शरीर में एंटर करता है, यानी कि एंटीजन, एंटीजन क्या करता है, एंटर करता है, प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने के पश्चात जैसे ये कोई भी एंटीजन है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। ये हमारी बॉडी है, इसमें प्रवेश करता है। प्रवेश जब ये करेगा एंटीजन, तो हमारा जो मतलब कि शरीर जो है, इम्यून सिस्टम जो है, वो क्या करता है, एक एंटीबॉडी बना लेता है। ये हमारा शरीर क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। और एंटीबॉडी बनाकर ये क्या करता है, इस एंटीजन को क्या कर देता है, नष्ट। यानी कि यहाँ से एंटीजन हमारे शरीर में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद हमारा शरीर क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। किसके प्रति, इस एंटीजन के प्रति, जिसके कारण ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और हमें विभिन्न रोग जो होते हैं उनसे क्या करता है, बचाता है। उसके बाद उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है, ये वाली जो उपार्जित प्रतिरक्षा, ये केवल कशेरुकी प्राणियों में होती है। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही होती है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के अनुभवों से अर्जित की जाती है, सीखी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा जो है, इसके गुण की बात करते हैं, यानी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या इसके गुण होते हैं। देखो नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं इसके गुण की। वो होता है इसका पहला गुण, विशिष्टता। विशिष्टता क्या होता है, इसका मतलब देखो कि उपार्जित जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, वो क्या करता है, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जितने भी एंटीजन होते हैं उनके प्रति क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। ये तो स्वाभाविक है, सीधी बात है कि कोई भी जब हमारे शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसके प्रति क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक विशेष एंटीजन जो होता है, मतलब कि एक विशेष एंटीजन के लिए, एक विशेष एंटीजन के लिए एक विशेष एंटीबॉडी बनती है। एक विशेष एंटीजन के लिए क्या बनती है, एक विशेष एंटीबॉडी। इसका मतलब जैसे एक ताले के को खोलने के लिए एक ही चाबी की आवश्यकता होती है, मतलब कि एक ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक विशेष एंटीजन को नष्ट करने के लिए एक विशेष एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है। मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एंटीजन आ रहा है उसको एक ही एंटीबॉडी से नष्ट कर दिया जाए, नहीं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, स्व पहचान।
स्व पहचान। इसमें क्या होता है कि जैसे ही उपार्जित जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, वो सीधी बात है कि वो क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन यहाँ पर होता है क्या है, स्व पहचान का मतलब कि ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो अपने शरीर की जो मतलब कि स्वयं की कोशिका और कोशिका के जो अवयव होते हैं, स्वयं की कोशिका या फिर कोशिका के जो अवयव होते हैं उनको पहचान करने की क्षमता रखता है। मतलब कि वो पहचान लेता है कि अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है कि स्वयं की कोशिका को पहचान लेता है। इसलिए स्वयं की कोशिका के प्रति क्या नहीं करता है, एंटीबॉडी नहीं बनाता है। एंटीबॉडी नहीं बनाता है स्वयं की कोशिका के प्रति, क्योंकि उसे अपने और पराये में क्या होता है, मतलब कि विभेद करने की उसमें क्षमता होती है। अपने और पराये में क्या करने, विभेद करने की क्षमता होती है। लेकिन बाहर से हम कोई भी मतलब कि एंटीजन देते हैं तो क्या करता है, एंटीबॉडी बना लेता है। लेकिन शरीर की जो कोशिका होती है उसके प्रति क्या नहीं करता है, एंटीबॉडी नहीं बनाता है। लेकिन कुछ कारण होते हैं, जैसे कुछ आनुवांशिक कारणों से क्या होता है, कुछ आनुवांशिक कारणों से उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र अपने शरीर में उपस्थित जो कोशिका होती है उसको एंटीजन मान लेता है। यानी कि अपनी स्वयं की जो कोशिका होती है, स्वयं की कोशिका जो होती है उसको क्या कर लेता है, एंटीजन मानकर उसके प्रति क्या बनाता है, एंटीबॉडी बना लेता है अपने शरीर की कोशिका को एंटीजन मानकर, कुछ आनुवांशिक कारणों से, जिसके कारण ये जो कोशिका होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे कि उदाहरण है हाशिमोटो रोग, यानी कि थायराइड की आत्महत्या। थायराइड की आत्महत्या ये इसका एग्जाम्पल है, हाशिमोटो रोग। इसमें होता क्या है कि थायराइड जो ग्रंथि होती है इसके अल्प स्राव से, यानी कि जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, तो उस समय ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ये अपनी कोशिका को क्या नहीं कर पाती है, पहचान नहीं कर पाती है। और इसके प्रति जब हम कोई भी एंटीबॉडी शरीर में देते हैं, कोई भी टैबलेट देते हैं, कोई भी मतलब कि टैबलेट देते हैं या फिर कोई भी एंटीबॉडी देते हैं, तो थायराइड जो ग्रंथि होती है वो क्या करती है, उसके प्रति ही क्या बनाने लग जाती है, विष बनाने लग जाती है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है कि अपने आप को ही क्या करने लगती है, नष्ट करने लगती है। क्यों? क्योंकि जब थायराइड ग्रंथि जो होती है उसका स्राव कम हो जाता है तो उसके बदले में दी जाने वाली जो एंटीबॉडी होती है, टैबलेट होती हैं, उनके प्रति ही ये थायराइड ग्रंथि क्या करती है, क्या करने लगती है, मतलब कि एंटीबॉडी बनाने लगती है और उनको नष्ट करने लगती है। ठीक है, तो ये वाला जो रोग होता है वो क्या होता है, थायराइड की आत्महत्या या फिर हाशिमोटो रोग। नंबर 3 उसके बाद में नंबर 3 पर आता है दीर्घकालिता। दीर्घकालिता इसका मतलब क्या होता है, देखो कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हमारा जो शरीर होता है वो किसी एंटीजन के प्रति इतनी अधिक एंटीबॉडी बना लेता है कि वो एंटीबॉडी जिंदगी भर क्या नहीं हो पाती है, नष्ट नहीं हो पाती है। इसलिए दोबारा से यदि वो मतलब कि रोग होता है तो वो क्या हो जाता है, तुरंत नष्ट हो जाता है या फिर होता ही नहीं। यानी कि उपार्जित जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कभी कभी किसी विशेष एंटीजन के प्रति इतनी अधिक एंटीबॉडी का बना लेता है, मतलब कि वो एंटीबॉडी जीवन भर नष्ट नहीं हो पाती हैं और जिसके कारण वह व्यक्ति दोबारा से उस रोग से संक्रमित नहीं होता है। एग्जाम्पल है इसका चेचक।
नंबर 4 पे आता है विकास। नंबर 4 पे आता है विकास। देखो, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो है इसका विकास बाह्य कारणों से होता है। बाह्य कारक या फिर बोले तो जैसे कि कृत्रिम कारक, जैसे कि टीकाकरण इनसे होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है इसका विकास जो होता है वो बाह्य कारक जैसे कि टीकाकरण है उनसे होता है, और जो जन्मजात है उसका विकास मतलब कि शरीर में अपने आप होता है। अब हम बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की। उपार्जित प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है? 2। नंबर 1 पर आता है सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और नंबर 2 पर आता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र की। सक्रिय का मतलब क्या होता है? देखो, सक्रिय का मतलब ये होता है कि अपने आप ही क्या बना लेना, एंटीबॉडी बना लेना। शरीर अपने आप, यानी कि बाहर से एंटीबॉडी नहीं दी जाती, शरीर अपने आप ही क्या करता है, एंटीबॉडी बना लेता है किसी भी एंटीजन के प्रति। देखिए, सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? जब कोई एंटीजन या फिर कोई भी रोग या फिर कोई भी रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर उसके प्रति सबसे पहले क्या करता है? अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, और अनुक्रिया प्रदर्शित करके एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जब कोई भी रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सबसे पहले क्या करता है? अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, और अनुक्रिया प्रदर्शित करके वो क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। और एंटीबॉडी बनाने के बाद इस रोग कारक को यानी कि एंटीजन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार का प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। देखो, सबसे पहले एंटीजन क्या करेगा? एंटर करेगा, अनुक्रिया होगी, अनुक्रिया होने के बाद एंटीबॉडी बनेगी। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? अनुक्रिया प्रदर्शित करने में, एंटीबॉडी का निर्माण करने में समय लग रहा है। इसलिए सक्रिय जो प्रतिरक्षा जो होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा होता है वो बिल्कुल धीमी गति से होता है, यानी कि धीमा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा की। सक्रिय प्रतिरक्षा जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, एक कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। तो प्राकृतिक का मतलब क्या होता है और कृत्रिम का मतलब क्या होता है? देखो, जब नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक की। जब कोई भी एंटीजन, कोई भी रोग कारक प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, प्राकृतिक रूप से यानी कि अपने आप, तो शरीर क्या करता है? उसके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। देखो कि जब प्राकृतिक वाला जो है इसमें जब इस प्राकृतिक में कोई भी रोग कारक, कोई भी एंटीजन प्राकृतिक रूप से क्या करता है? एंटर करता है, यानी कि अपने आप, हम करवाते नहीं है, अपने आप क्या करता है? कोई भी रोग कारक एंटर करेगा। जैसे कि ये हमारा शरीर है, शरीर में कोई भी रोग कारक आ रहा है, अपने आप आ रहा है, तो हमारा शरीर क्या करेगा? इसके प्रति क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीबॉडी बनाएगा तो इस प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। अपने आप एंटीबॉडी बना रहा है तो उसे बोलेंगे सक्रिय। लेकिन एंटीजन क्या हो रहे हैं? प्राकृतिक रूप से आ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। उसके बाद नंबर 2 पर आता है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। कृत्रिम का मतलब रोग कारक अपने आप आता नहीं है, रोग कारक को क्या करवाया जाता है? एंटर करवाया जाता है। रोग कारक अपने आप नहीं आता है,
रोग कारक को प्रवेश करवाया जाता है। जब शरीर में कोई एंटीजन कृत्रिम रूप से शरीर में प्रवेश करवाया जाता है तो शरीर क्या करता है, अनुक्रिया प्रदर्शित करेगा। अनुक्रिया के फलस्वरूप एंटीबॉडी। तो सबसे पहले कोई भी एंटीजन को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है कृत्रिम रूप से। जैसे ही एंटीजन इसमें प्रवेश करेगा, मतलब करवाया जाएगा, करवाते ही क्या करेगा, वो अनुक्रिया प्रदर्शित करेगा। अनुक्रिया प्रदर्शित करने के बाद क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। और ये एंटीबॉडी इस रोग कारक को, इस एंटीजन को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार का प्रतिरक्षा कहलाता है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। और इसका एग्जाम्पल है टीकाकरण। टीकाकरण क्या होता है, देखो जब हम क्या करते हैं टीकाकरण में, किसी भी एंटीजन की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा एंटीजन की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा, और एंटीजन कैसा होता है, मृत होता है। किसी भी एंटीजन का मृत भाग और उसकी सूक्ष्म मात्रा को जब शरीर में हम प्रवेश करवाते हैं, जब एंटीजन की सूक्ष्म मात्रा यानी कि एंटीजन के मृत भाग की सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, तो ये प्रवेश करवाने वाली क्रिया जो होती है, ये क्रिया जो होती है उसे बोला जाता है टीकाकरण। क्या बोला जाता है, टीकाकरण। तो टीकाकरण क्या होता है कि जब किसी भी एंटीजन के मृत भाग की सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, तो ये प्रवेश करवाने की क्रिया क्या कहलाती है, टीकाकरण कहलाती है। और इस टीकाकरण में जो भाग, मतलब कि जो एंटीजन की मात्रा जो है जो शरीर में प्रवेश करती है, करवाने वाली क्रिया टीकाकरण, और जो प्रवेश करती है उसे बोला जाता है टीका, वैक्सीन बोला जाता है। ठीक है। टीकाकरण में क्या होता है, एंटीजन की सूक्ष्म मात्रा होने के कारण शरीर में कोई हानि भी नहीं होती, क्योंकि टीकाकरण में कौन गया है, एंटीजन। और एंटीजन वैसे क्या होते हैं, रोग होते हैं, लेकिन इसकी सूक्ष्म मात्रा को हमने एंटर करवाया है तो क्या नहीं होता है, रोग नहीं होता है, मतलब कि कोई हानि नहीं होती है। लेकिन शरीर क्या करता है, जो एंटीजन गया है उसके प्रति धीरे धीरे क्या कर लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। इसलिए समय समय पर क्या किया जाता है, टीकाकरण जो होता है वो करवाया जाता है, जिसके कारण शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं और जीवन भर वो क्या नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। तो टीकाकरण में होता क्या है, एंटीजन की सूक्ष्म जो मात्रा होती है उसको प्रवेश करवाया जाता है, यानी कि, और जिसके फलस्वरूप जो क्रिया होती है, मतलब कि एंटीजन की सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश करवाने की क्रिया टीकाकरण, जो भाग एंटर करता है उसे टीका बोला जाता है। और इसके प्रति क्या करता है, हमारा शरीर धीरे धीरे क्या बनाता है, एंटीबॉडी बना लेता है, और धीरे धीरे समय समय पर क्या किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, और इससे बनने वाली एंटीबॉडी जिंदगी भर नष्ट नहीं होती है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय का मतलब अपने आप एंटीबॉडी नहीं बनती है, बनाई जाती है या बनवाई जाती है बाहर से। देखो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, जब शरीर में कोई भी, मतलब कि एंटीजन, जब शरीर में कोई भी एंटीजन, जैसे कि ये शरीर है और ये शरीर के अंदर कोई भी एंटीजन प्रवेश हो जाता है, कोई भी मतलब कि घातक या हानिकारक एंटीजन प्रवेश कर जाता है, तो शरीर को क्या करता है, बहुत ज़्यादा हानि होती है, अनेक बीमारियां हो जाती हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में बाहर से, यानी कि जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो इसकी स्थिति खतरनाक हो जाती है, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस समय क्या करते हैं, इस स्थिति में बाहर से बने बनाए एंटीबॉडी क्या करवाए जाते हैं, प्रवेश करवाए जाते हैं। एंटीबॉडी भी कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। एंटीबॉडी भी कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से एंटर कर रहे हैं। ठीक है।
और बाहर से जो एंटीबॉडी आते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत इस एंटीजन के साथ में क्रिया करते हैं और क्रिया करके उसे क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी प्रतिरक्षा क्या कहलाता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, निष्क्रिय। जैसे सर्प जो होता है उसके काटने पर दिया जाने वाला एंटीबॉडी, सर्प काटता है जो शरीर अपने आप एंटीबॉडी नहीं बनाता है, बाहर से क्या दिया जाता है, वैक्सीनेशन दिया जाता है, एंटीबॉडी दी जाती है, जिससे ये एंटीबॉडी उस सर्प के विषैले प्रभाव को नष्ट कर देती है। उसके बाद गर्भावस्था के दौरान जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा जो माता होती है, माता से शिशु में क्या होता है, एंटीबॉडी आते हैं। माता से शिशु में प्लेसेंटा के द्वारा क्या आते हैं, एंटीबॉडी आते हैं, उनका स्थानांतरण होता है। और प्रसव के पश्चात जो माता की जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उससे निकलने वाला प्रथम गाढ़ा पीला दूध वो कहलाता है कोलेस्ट्रम या खीस कहलाता है। और इसके द्वारा भी एंटीबॉडी का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। उसके द्वारा भी बच्चे में क्या होता है, एंटीबॉडी का स्थानांतरण। तो इस प्रकार से कि जो निष्क्रिय मतलब कि इस प्रकार की जो मतलब प्रतिरक्षा होती है उसे बोला जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो आज हमने बात की थी किसकी, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती हैं, जन्मजात नहीं होती हैं, अनुभव से अर्जित की जाती, इसलिए उपार्जित। गुण हमने पढ़े इसकी, विशिष्टता, स्वपहचान, दीर्घकालिकता और विकास। उसके बाद इसने टाइप पढ़े, सक्रिय निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब अपने आप एंटीबॉडी बनाते हैं, प्राकृतिक का मतलब कि प्रकृति मतलब अपने आप बन जाती हैं, कृत्रिम का मतलब कि क्या होता है जब कोई बाहर से हम मतलब कि एंटीजन को प्रवेश करवाते हैं। प्राकृतिक में तो अपने आप प्रवेश करती हैं और कृत्रिम में बाहर से प्रवेश करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब क्या होता है कि एंटीजन तो आता ही है बाहर से, लेकिन एंटीबॉडी भी बाहर से क्या होती है, प्रवेश करवाई जाती है, ठीक है। तो ये था उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र।